हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो राज्य विधानमंडल देख रहे हैं। और इससे पहले हमने है वो राज्य विधानमंडल के तहत राज्यपाल और विधानसभा है वो पूरा कर लिया था। और हमारा विधान परिषद चल रहा था, जिसमें हमने देखा था कि विधान परिषद से संबंधित क्या प्रावधान है और इसका गठन कैसे होता है और सदस्यों का निर्वाचन में किन किन आधार पर होता है उनके बारे में देखा था। और होपफुली आपको पिछले सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अब आज देखते हैं विधान परिषद से संबंधित अन्य क्या प्रावधान है उनके बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा है वो हल्का रिकैप कर लेते हैं 169 में। तो 169 में ये होता है कि आप विधान परिषद का गठन व समाप्त करना, गठन व समाप्त करना, ठीक है। विधान परिषद का गठन कर सकते हैं और इसको समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने इसका है प्रोसेस बता दिया था कि मान लो किसी राज्य में है विधान परिषद का गठन कर रहे हैं, तो वहाँ की विधानसभा द्वारा है वो विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके संसद के पास भेजना होगा। और संसद उस पर है वो साधारण साधारण बहुमत से उसको पास कर देगी। तो उस राज्य में है वो विधान परिषद का है वो गठन कर दिया जाता है। अगर मान लो कहीं पर विधान परिषद को है वो समाप्त करना है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, विधान परिषद का कभी भी विघटन नहीं होता है। अगर विघटन शब्द अगर प्रश्न में आ जाता है तो वो है वो गलत होगा। विधान परिषद को है वो समाप्त किया जाता है। और विधान परिषद को समाप्त करने के लिए भी ये होता है कि स्टेट है वो विशेष बहुमत के साथ में संकल्प पारित करेगा और उसको संसद के पास भेजेगा और संसद उसको है वो संकल्प को पारित कर देगी, तब है वो विधान परिषद समाप्त मानी जाएगी। तो ये प्रोसेस है वो 169 के तहत है कि आप किसी राज्य में विधान परिषद का है वो आप गठन कर सकते हैं या उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। बट एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि विघटन शब्द नहीं होता है, ठीक है। हालांकि इसको आप राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं। देखो राज्यसभा में भी ये स्थायी सदन होता है, ठीक है। विधान परिषद भी स्थायी सदन होता है, लेकिन राज्यसभा को आप समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि स्थायी सदन है, ठीक है। और विधान परिषद को आप समाप्त कर सकते हैं, ये एक फ़र्क है, ठीक है। अब देखते हैं 171 में क्या कहा गया। तो यहाँ पे वो कन्फ्यूजन नहीं होना कि 169 में विधान परिषद का गठन कैसे होता है, उसको समाप्त कैसे होता है, उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया। लेकिन विधान परिषद का गठन कैसे होती है, उसकी संरचना कैसी है, अगर उसको जानना है तो फिर वो आर्टिकल 171 में है वो मिलेगा, ठीक है। तो 171 में एक तो इसमें देखते हैं अधिकतम अधिकतम सदस्य और न्यूनतम कितने होंगे, ठीक है। तो अधिकतम ये होगा कि जो विधानसभा है, विधानसभा का 1/3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और मिनिमम है 40 सदस्य। तो ये मिनिमम मैक्सिमम का इतना ही है कि विधानसभा का 1/3 ये है वो मैक्सिमम सदस्य संख्या होंगे, यानी अधिकतम सदस्य संख्या ये होगी। और न्यूनतम 40 सदस्य वो न्यूनतम होंगे, ठीक है। तो ये है विधान परिषद समिति गठन के बात है। और अलग अलग जगह अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो यूपी में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। विधान परिषद यूपी में 100 सदस्य है वहाँ के सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि सदस्यों की योग्यताएं क्या है। तो योग्यताओं की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें एक फैक्चुअल डेटा ये ध्यान रखना है कि ये आर्टिकल 173 के तहत वो इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले योग्यता वो होगी भारतीय नागरिक, ठीक है। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जो जन्मजात होते हैं वो नहीं भारत का नागरिक होना जरूरी हो, बाद में भी अगर नागरिकता लेके वो बन सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जन्मजात नागरिकता ही होनी जरूरी है। दूसरा इसमें 30 वर्ष की आयु। और तीसरी इसमें योग्यता ये है कि जो संसद द्वारा कोई विधि निर्मित है, संसद विधि से योग्य हो, संसद विधि से योग्य। तो ये 3 चीज़ें हैं, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 30 वर्ष की आयु, और संसद, मान लो किसी संसद द्वारा कोई ऐसी विधि का निर्माण किया गया जिसके तहत वो एलिजिबल भी होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है वो
योग्यता के तहत है, और इसमें फैक्चुअल डेटा में ये ध्यान रखना है आर्टिकल 173 के तहत है वो ये मेंशन किया गया। अब बात की जाए जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग, तो जो विधान परिषद की, इसमें एक तो निर्वाचित मेंबर को ले लेते हैं, निर्वाचित के बाद में हम देखेंगे मनोनीत। ठीक है, निर्वाचित में ये है, मान लो जो निर्वाचित सदस्य उस राज्य की जो कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, निर्वाचक क्षेत्र, ठीक है, वहाँ से वो निर्वाचित होना चाहिए, और मनोनीत है राज्य का निवासी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, इससे पहले जैसे हमने देख लिया अब तक कि 169 विधान परिषद को गठित करना या समाप्त करना। ठीक है, उसके बाद में 171 इसकी संरचना कैसी है, सबसे ज़्यादा यूपी में है। अधिकतम सदस्य संख्या की बात की जाए तो विधानसभा का 1/3 होगा। ठीक है, और वहीं न्यूनतम की बात की जाए तो 40 सदस्य है वो मिनिमम होने ही चाहिए, ये चीज़ कही गई। ठीक है, और सदस्यों की योग्यता की बात की जाए तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा 30 वर्ष की आयु, और यहाँ पे एक ध्यान रखना विधानसभा में आयु है 25 वर्ष है और विधान परिषद में वो 30 वर्ष है। ठीक है, और संसद द्वारा को अगर विधि निर्मित किए तो उसके अकॉर्डिंग वो योग्य होने चाहिए। और जनप्रतिनिधित्व एक्ट के तहत क्या है, और निर्वाचित के बारे में क्या है, और मनोनीत के बारे में क्या है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि कुछ अयोग्यताएँ हैं, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है, इसको बोला जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर हो, तो ये है वो पहली डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और दूसरा इसमें है वो दिवालिया ना हो। ठीक है, और तीसरे की बात की जाए तो मान लो जो क्या बोलते हैं उसको, विकृत चित्त। ठीक है, यानी मानसिक रूप से वो बीमार ना हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और फोर्थ की बात की जाए गैर नागरिक। ठीक है, गैर नागरिक ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में दल बदल के कारण, दल बदल। और छठे की बात की जाए संसद विधि। ठीक है, अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। पहला है लाभ के पद पर, यानी ऐसे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है कि ऐसे पद पर वो आश्रय न हो जो कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन है, वो लाभ का पद हो, तो वो व्यक्ति है वो योग्य नहीं होगा, वो व्यक्ति योग्य नहीं होगा सदस्य के तौर पे विधानसभा, या ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों पे लागू होती है अयोग्यताएं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों पर ही ये अयोग्यताएं लागू होती हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहली बात होगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर। दूसरा है कि उसको वो दिवालिया हो, और न्यायालय द्वारा है उसको विकृत चित्त, यानी जो मान लो उसका है वो मानसिक रूप से वो दशा ठीक नहीं है, अगर वो घोषित किया तो वो सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद में गैर नागरिक, यानी जिसके पास भारतीय नागरिकता नहीं है तो भी वो है नहीं बनेगा। ठीक है, दल बदल के आधार पर। ठीक है, और संसद विधि द्वारा कोई निर्मित हो तो। बट अब इसमें एक है वो थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखने वाला है, कभी कभार क्वेश्चंस में वो मेंस के अगर क्वेश्चन हो आरएस जैसे या कोई स्टेट पीसीएस, तो उसमें ये ध्यान रखना है जब भी लिखे तो इनके बीच में वो या लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी या और यहाँ पे भी या, तो इससे है वो पता चलता है कि कौन सी क्या है, तो इससे एग्जामिनर पे अच्छा माइंडसेट जाता है कि हाँ मतलब इस चीज़ में है वो डेप्थ नॉलेज है। ठीक है, अब मान लो इसके बाद में जैसे ये दल बदल होता है तो इससे संबंधित है वो एक अमेंडमेंट हुआ था, तो वो ध्यान रखने, दो अमेंडमेंट है, एक तो है 52वां और एक 91। ठीक है, और ये 52वां हुआ था 1985 में और 91 हुआ था 2003 में। ठीक है, अब बात करते हैं सभापति उपसभापति। तो अगर इसमें सबसे पहले फैक्ट की बात की जाए तो आर्टिकल 182 अनुच्छेद 182 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और एक खास बात यह है कि जैसे हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है उनका चयन है वो सदस्य में से किया जाता है, जबकि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति में से उपसभापति का तो चयन सदस्य में से किया जाता है, लेकिन सभापति
है वो पदेन सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति जो बनते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और वो सदन के सदस्य भी नहीं होते हैं। लेकिन विधान परिषद में है वो प्रावधान अलग है। तो सबसे पहले बात की जाए तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे विधानमंडल, ठीक है। और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और अब इनका दोनों का कंबाइंड ये है, सदस्यों में से चुनाव, यानी सदस्यों में से वो चुनाव होता है दोनों में। विधानसभा में भी सदस्यों में से चुनाव होगा और विधान परिषद में भी सदस्यों में से ही चुने जाएंगे, ना कि कोई पदेन सभापति जैसा कोई प्रावधान यहाँ पर है वो नहीं है, ठीक है। तो अगर इनके जैसे मान लो सभापति उपसभापति रहेंगे कब तक, जब तक वो सदन के सदस्य है तब तक सभापति और उपसभापति रहेंगे। और जब संकल्प प्रस्ताव आ जाता है या उनको हटाने से संबंधित प्रस्ताव आ जाता है वो एक अलग चीज हो जाती है। तो इसमें देखते हैं, ठीक है। तो मान लो विधान परिषद है, ठीक है। तो विधान परिषद में मान लो इसको कंपैरिजन करते हैं जैसे राज्यसभा है, ठीक है। तो राज्यसभा में हो जाएगा पदेन सभापति, ठीक है। लेकिन विधान परिषद में है वो सदस्यों में से ही चुनाव, ठीक है। सदस्यों में से ही इनका चुनाव किया जाता है। तो ये है वो हालांकि माइनर डिफरेंट है, लेकिन है वो बहुत बड़ा डिफरेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका है वो ध्यान में रखना है। अब देखते हैं त्यागपत्र कौन किसको देता है। तो एक तरफ लिख देते हैं सभापति और उपसभापति, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच में एरो बना देते हैं, ठीक है। अब मान लो सभापति को इस्तीफा देना है तो उपसभापति को देगा, उपसभापति को देना है तो सभापति को देगा, यानी इनका है वो आपस में एक दूसरे को है वो त्यागपत्र दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है ध्यान रखना, त्यागपत्र कौन कैसे देता है। अब इनका है वो हटाने से संबंधित है वो क्या प्रावधान है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हटाने से संबंधित प्रावधान ये है कि सबसे पहले उसको है वो 14 दिन पूर्व इसकी जानकारी देनी होगी, ठीक है। 14 दिन पूर्व इसको इससे संबंधित जानकारी देनी होगी, ठीक है, कि हम ये संकल्प ला रहे हैं, ठीक है। सभापति जिसके खिलाफ लाई जाती है उसको देनी होती है, ठीक है। अब ये चीज़ है कि जो सदस्य होते हैं तत्कालीन, यानी उस समय कितने सदस्य हैं, तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हटाने से संबंधित है वो क्या प्रावधान है। तो तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से वो इनको हटाया जा सकता है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इनको है वो 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी है, वो जानकारी देना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखते हैं शपथ से संबंधित क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल इसका है वो 188 है। तो इसमें ये होता है कि जो विधानमंडल, क्योंकि इसमें शपथ में दोनों सदनों में जैसी प्रक्रिया है, तो विधानमंडल बात की जाए तो प्रत्येक सदस्य है तो इसको है राज्यपाल या नियुक्त व्यक्ति, यानी राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना, ठीक है। जो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति की शपथ जो सामने है उसको शपथ ली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं वेतन भत्ते, जो सदस्यों के वेतन भत्ते। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वेतन भत्तों का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें लिखना है राज्य की विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। यानी राज्य की विधानमंडल तय करेगी सदस्यों को कितना वेतन भत्ता मिलना है। तो वेतन भत्ते से संबंधित जो प्रावधान है वो इनके द्वारा है, ठीक है।
उसके बाद बात की जाए गणपूर्ति, तो कोरम की बात की जाए तो जो इसमें कोरम होता है वो 1/10 का होता है, ठीक है। 1/10 यानी कुल सदस्य संख्या का 10। तो इतने हैं वो मिनिमम है, वो उन्हें जरूरी है, इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद में बात की जाए अधिवेशन, तो 2 सदनों के मध्य है वो 2 अधिवेशन है। मान लो कोई अधिवेशन हो रहा है तो साल में कम से कम 2 बार अधिवेशन होना चाहिए, और 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अंतर किसी भी हालत में नहीं होगा, ये लिखा गया है। और 1 वर्ष में अगर बात की जाए तो 2 अधिवेशन होने चाहिए, और वैसे 2 अधिवेशन होंगे तब भी 6 माह से कम समय लगना है, क्योंकि इतना है वो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो 2 सदन अवश्य अधिवेशन आएंगे, ठीक है। तो ये है वो कुछ प्रावधान हमने विधान परिषद से संबंधित देखे हैं, और आगे के प्रावधान हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।